बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने पेशावर में एक वकला कन्वेंशन में तकरीर की है और उस तकरीर में उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं और जो सबसे अहम और सनसनीखेज़ दावा उनकी तरफ से सामने आया वो ये है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की ज़िंदगी को लाहक ख़तरात के बारे में उन्हें पहले से पता था और उन्होंने ही अरशद शरीफ को ये कहा था कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। ये एक बहुत ही अहम बात इमरान खान साहब ने की है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल की इंक्वायरी है उसके लिए एक जुडिशल कमीशन बनाने का भी ऐलान कर दिया है। तो क्या अब इमरान खान साहब इस जुडिशल कमीशन के सामने पेश होकर उसको बताएंगे कि उन्हें अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ होने वाली साजिश का कैसे पता चला? ये एक अहम सवाल है और साथ ही साथ ये भी एक सवाल पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब को इस साजिश का पता चल गया था तो हुकूमत को इस साजिश का पता था या नहीं पता था, और वो क्या हालात है जिनकी वजह से अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर हुए। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बड़ी अहम बातें की हैं। तो इन मामलात पर आज हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने हमें टाइम दिया। पहले तो ये बताइए कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बन गया है, कुछ आप हमें बता सकते हैं कि ये कमीशन कितने अरसे में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगा? देखिए, इसमें जो कमीशन बनाने का फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किया है उसमें अभी उसकी ड्यूरेशन और TORs जो है वो सामने नहीं आए, और जब ये ऑर्डर्स होंगे या ये नोटिफिकेशन होगा तो उसमें यकीनन जो है इस कमीशन की मुद्दत का तयन होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई 30 दिन से जो है ये ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये अरसा प्रोलॉन्ग करेगा तो लोगों को अफवाहें फैलाने और यानी गुमराह कुन जो है वो प्रोपेगेंडा करने, तकारीर करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं तो वज़ीर-ए-आज़म को यही सजेस्ट करूँगा कि इस कमीशन का जो अरसाए रिपोर्ट है वो कम से कम रखा जाए, और मेरा ख़्याल है कि कमीशन को विदिन 30 डेज़ जो है वो अपने कंक्लूजन्स को जो है उनको रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर कमीशन ने ये मुनासिब समझा और कमीशन वहाँ कीनिया का जो है वो उन्होंने विज़िट करना हुआ तो फिर हो सकता है कि इसमें कुछ टाइम लग जाए। लेकिन बहरहाल ये यही 30-60 डेज़ के अंदर अंदर जो है ये मामला जो है इसके ऊपर एक वाज़े जो है वो रिपोर्ट आनी चाहिए, ताकि कौम जो है वो इस बारे में पूरी तरह से जो है वो मुतमईन भी हो और क्लैरिटी भी हो। अच्छा राना साहब, आज इमरान खान साहब ने पेशावर में एक तकरीर की है, आपने तो सुनी होगी लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स को दोबारा सुना दूँ और फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं, उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, पहली दफा नहीं माना। फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, ये वापस बुला रहे थे उसको। कोई इसलिए नहीं कि कोई जुर्म किया है उसने, इसलिए कि वो सच ना बोले, उसको वापस बुला रहे थे। और वही करना था उससे जो इन्होंने आजम स्वाति को बंद कमरे के अंदर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। अच्छा राना साहब, इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि अरशद शरीफ को मार दिया जाएगा और मैंने उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। ये बड़ी अहम बात की है इमरान खान साहब ने। तो कोई इस किस्म की इन्फॉर्मेशन फेडरल गवर्नमेंट के नॉलेज में थी? देखें, इमरान खान साहब जो हैं ये इस किस्म की आवारा गुफ्तगू जो है ना, लूज़ टॉक जिसे कहते हैं, ये करने के माहिर हैं। इनके जो मुंह में आए, जो इनके जो है वो कोई एक कान में कह दे तो ये उसी तरह से जो है ना ये बात को आगे जो है वो करना शुरू कर देते हैं और इतना झूठ बोलते हैं। अब ये इन्होंने जो स्वाति साहब वाली बात की है, ये बात भी गलत है।
इससे पहले शहबाज गिल के बारे में जो इन्होंने जिनसी तशद्दुद का जो है वो ड्रामा रचाया था वो भी गलत था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक पे चले गए। अब ये अरशद शरीफ साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं, अगर इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी तो इन्होंने उस वक्त जो है वो क्यों जो है वो उसको ऑन एयर क्यों नहीं किया। अब ये इस यानी शहीद की डेड बॉडी को, उसकी लाश को जो है अपनी इस घटिया सियासत के लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं तो मीर साहब कहूँगा कि ये बंदा ज़िम्मेदार है अरशद शरीफ की जो है वो शहादत का और उन सरकमस्टांसेस का जिनमें अरशद शरीफ जो है वो इस जो है वो इंतहाई अलमनाक और अफसोसनाक अंजाम से दो चार हुआ। आप मुझे बताएं कि अरशद शरीफ जिस भी चैनल पे जो है वो अपना प्रोग्राम करते थे उनकी एक फॉलोइंग थी, उनका एक यानी अपना जो है वो एक उनकी हैसियत थी, उनकी एक अहमियत थी। तो क्या उनके प्रोग्राम करने से उस चैनल को बिज़नेस नहीं मिलता था? उसकी अहमियत नहीं थी? और इसी तरह से वो जो भी मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया, भले उन्होंने किसी के ख़िलाफ़ अपनाया या किसी के हक़ में अपनाया, लेकिन जिस मौक़िफ़ को वो जो है वो अपनाए हुए थे उसकी वजह से इन्हें जो है वो पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिला। तो फिर आप मुझे बताएं कि जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो उस चैनल ने और इस जमात ने जो है वो क्या उनके साथ जो है वो इन्होंने उनका टेक केयर किया, ये किस तरह से उनके साथ जो है वो खड़े हुए। वो बंदा जो है वो दुबई में जो है वो उसे वहाँ पे अगर स्टे नहीं वो कर सका तो क्या ये उसकी मदद नहीं कर सकते थे? ये क्या किसी अच्छे मुल्क में जो है वहाँ पे उसके लिए जो है वो स्टे या वीज़ा अरेंज नहीं कर सकते थे? अच्छा, उसे क्यों जाना पड़ा एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे जो है वो सेफ्टी के मयार जो हैं वो बहुत ही कंप्रोमाइज्ड हैं और वो एक यानी ख़तरनाक मुल्क के तौर पे जो है वो जाना जाता है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये ARY और ये PTI, इमरान खान और सलमान इकबाल ये ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, उन हालात के जिन हालात में जो है वो अरशद शरीफ को इस जो है वो अलमनाक अंजाम से दो चार होना पड़ा। राना साहब, मैं आज अरशद शरीफ साहब के घर पे गया था। उनकी वालदा और उनकी वाइफ जो हैं उन दोनों से मेरी मुलाकात हुई। उनसे बात करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उनकी वालदा जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि एक सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि आप जो अरबाबे इख्तियार हैं उनके सामने रखें। तो अब जो वो सवाल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और वो बड़ा रेलेवेंट है इस वक्त जो आपने बात की है। अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं उनका ये सवाल है कि वो क्या हालात थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुआ। वो कौन था जिसने अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में जगह जगह मुकदमात कायम किए, और वो कौन था जो अरशद शरीफ को धमकियाँ दे रहा था। ये है वो सवाल जो उसकी वालदा ने मुझे पूछा और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब मुल्क के वज़ीर दाखिला ये बता दें कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ वो कौन सी अथॉरिटी थी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उस पर बगावत के मुकदमे भी कायम कर रही थी, और उसकी वालदा ने भी मुझे बताया कि उसको धमकियाँ दी जा रही थी। देखें, अरशद शरीफ मरहूम से, शहीद से मेरी भी जो है वो एक दो मरतबा इसी दौरान जो है वो बात हुई। अच्छा। और मैंने उनसे ये बात की तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि आप मुझे मिलें और इस बारे में जो भी आपके ख़दशात हैं तो उनको हम बैठ के दूर करने या उनमें जो भी आप मदद चाहते हैं हम करने को जो है वो तैयार हैं। उन्होंने मुझे खैर कभी भी दोनों मरतबा उन्होंने ये इंडिकेट नहीं किया कि वो बाहर जाना चाहते हैं या उनका जो है वो इस किस्म का प्रोग्राम है। देखें, उनके ख़िलाफ़ अगर उनको धमकियाँ दी गई, अगर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए, देखें ये एक ऐसा पहलू है कि अगर किसी ने मुकदमा दर्ज करवाया, कोई उनके ख़िलाफ़ गवाह बना, कोई उनके ख़िलाफ़ मुद्दई बना, तो ये सारी चीज़ें भी जो है ये भी जो है वो इन इन्वेस्टिगेशन, इन इंक्वायरी आ जाएंगी। लेकिन इसके ये दोनों पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि उनको धमकियाँ दी गई या उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए या उनको डराया धमकाया गया, और दूसरा पहलू ये है कि जब उन्होंने इस बुनियाद पे ये फ़ैसला किया। देखें, ये सारे काम तो आपके साथ भी होते रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो दरपेश आए हैं, लेकिन हर कोई ये फ़ैसला तो नहीं करता कि वो मुल्क से बाहर चला जाएगा। लेकिन चलें, अरशद शरीफ ने अगर, लेकिन वो तो इमरान खान साहब ने कहा ना, इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मैंने अरशद शरीफ को कहा कि पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। हाँ, तो पहली तो बात ये है ना कि इन्होंने क्यों कहा उसे, और अगर कहा
अगर कहा, वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि इसने कभी उनसे फ़ोन पे भी बात नहीं की होगी, कभी इन्होंने उनकी फैमिली से इस वाक़या से पहले जो है वो इन्होंने हमदर्दी का इजहार भी नहीं किया होगा। लेकिन चलें, वो एक सूरत हाल से जो है वो उनको दरपेश हुई, उन्होंने मीर साहब फैसला कर लिया कि वो मुल्क से बाहर जाएंगे। आप मुझे बताएं कि जो उनके नाम के ऊपर जो है वो अपना बिज़नेस बढ़ाते रहे और अपना चैनल जो है वो चलाते रहे, जो उनसे सियासी फ़ायदा उठाते रहे, जिनके मौक़िफ़ की तईद करने की वजह से वो इन हालात से दो चार हुए, आप मुझे बताएं कि उन्होंने उनकी क्या हेल्प की जी? इनकी ये मुजरमाना जो गफलत है, उनको इन्होंने दुबई में खुद तो ये बैठे हैं पूरी फैमिली और पूरे कारोबार लेके, और उनको वहाँ पे दुबई में रहने के लिए जगह नहीं मिल सकी। और उसके बाद अगर पूरे यूरोप में ये अरेंज नहीं कर सकते थे उनको कहीं ना कहीं जगह पे सेटल करवा देते। राना साहब, उसके पास उनको कीनिया क्यों जाना पड़ा? अरशद शरीफ साहब के पास वीज़ा नहीं था, ना यूके का, ना यूरोप का, ना अमेरिका का, और मेरी इतला के मुताबिक वो 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, वो वापस आ रहे थे और 15 नवंबर को वो बोल्ड टीवी पर अपना प्रोग्राम भी शुरू कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि अब उनका ARY के साथ जो एक ऑफिशियल रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब आगे चलते हैं। ये इमरान खान साहब ने अपने नहीं मीर साहब, मेरा यहाँ पे एक जो है वो सवाल ले लें कि ये जो अब ये मगरमच्छ के आंसू जो बहा रहे थे जो साहब अब यहाँ पेशावर में तकरीर फरमा रहे थे, जब वो उनके पास दुबई में वो नहीं रह सके और उनके पास वीज़ा नहीं था, उनको कीनिया जाना पड़ा, ये उनके लिए वीज़ा अरेंज नहीं कर सकते थे? ये करोड़ों अरबों रुपए जो है वो बाहर दुनिया में जो है ये अरेंज कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने आपकी बात सुन ली है, इतनी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। इमरान खान साहब आपकी बात सुन लेंगे, आंसू बहा रहे हैं। ये हो सकता है उनको आपका सवाल पता चल जाए, वही जवाब दे सकते हैं, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन इमरान खान साहब ने आजम स्वाति का जिक्र किया है, तो आजम स्वाति भी बड़े रेलेवेंट हो गए, जरा सुने वो आजकल क्या कहते फिरते हैं। अमली तौर पर मैं मर चुका हूं जब मैं बेलबास हुआ, लेकिन आज मैं इस जिस्म के साथ, जहन के साथ इसलिए जिंदा हूं कि मेरे आपके दीन के अंदर खुदकशी ये हराम है। FIA साइबर क्राइम को बुलाए और पूछे कि वो कौन लोग थे कि जिन्होंने मुझे बेलबास किया, जिन्होंने मेरी वीडियो बनाई। तो राना साहब, इमरान खान साहब के बकौल अरशद शरीफ को पाकिस्तान इसलिए वापस बुलाया जा रहा था कि उसके साथ वही किया जाए जो आजम स्वाति के साथ हुआ, और आजम स्वाति साहब जो हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे बेलबास किया गया और मेरी वीडियो बनाई गई। इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? देखिए मीर साहब, इसकी 100% इंक्वायरी होनी चाहिए। FIA के जो लोग उस टीम में शामिल थे, मैंने उनसे बड़ी जो है वो यानी डिस्क्रीट जो मैंने उनसे जो है वो अपना इंक्वायरी की है, मैंने उनसे पूछा है, DG FIA से पूछा है। वो सब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ मजिस्ट्रेट था और मजिस्ट्रेट के साथ हमने वहाँ पे रेड किया, हमारे साथ लेडी पुलिस भी थी। वो इस बात का दावेदार हैं कि इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ। लेकिन अगर आज़म स्वाति साहब चाहते हैं तो जिस लेवल पे और जिस तरह से चाहते हैं ये मामला हम इंक्वायर करने को तैयार हैं, और अगर कोई इसका ज़िम्मेदार पाया जाए तो बिल्कुल सबसे पहले मैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेने को तैयार हूँ। मैंने उनसे पूरी बात पूछी है। दरअसल इसमें एक बात, क्योंकि जब रेड होता है तो उसमें कोई 1, 2 या 10 आदमी नहीं होते, ज़्यादा लोग होते हैं, और जब आज़म स्वाति साहब के घर पे गए हैं तो यकीनन जो है वो एक बड़ी रेडिंग पार्टी होगी। तो बताया ये गया है कि जब रेड हुआ तो आज़म स्वाति साहब अपने घर से निकल के, उनके घर के पीछे कोई जंगल है, तो वो वहाँ पे चले गए ख़ुद को महफूज करने के लिए। तो वहाँ पे इनको कोई घंटा 1.5 घंटा जो है वो लगा वहाँ पे इनको तलाश करने में, और जब वहाँ से ये उनको मिले हैं तो वहाँ से गाड़ी तक लाने के दौरान अगर किसी ने कोई जो है वो इनको धक्का दिया है या इनके साथ कोई बदसलूकी की है, तो ये एक एरिया जो मुझे अपने तौर पे लगता है कि शायद इसका कोई वाक़या हो। लेकिन ये जिस तरह से वो फरमा रहे हैं कि ये कमरा और बेलबास, ये थ्रू आउट मैंने पूछा है तो जो लोग रेडिंग पार्टी में थे तो सब ने बड़े दावे से ये कहा है, DG FIA ने कहा है कि जी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, हम इस बात को फेस करने, इंक्वायरी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ये बात जो है ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा राना साहब,
एक और भी बात सुन लें इमरान खान साहब की, इसके बाद मैं इमरान खान साहब को कोई क्लिप नहीं चलाता, ज़रा सुन ले वो क्या कह रहे हैं। एक इस्लामाबाद में जब से एक डर्टी हैरी आया है, डर्टी हैरी वो है, आपने वो फिल्म देखी होगी डर्टी हैरी की, वो एक ऐसा कोई सिपाही था जो कि बस बंदूक का फैसारों को इधर उधर गोलियां मारता फिरता था, उसका नाम डर्टी हैरी रखा हुआ। ये इस्लामाबाद में एक डर्टी हैरी आ गया और जब से ये आया है कभी किसी को नंगा करके, वैसे इसको नंगा करने का क्या शौक है। जी राना साहब, ये अब सवाल इसलिए इमरान खान साहब उठा रहे हैं कि पहले वो कहते हैं जी कि शहबाज गिल को नंगा किया गया, फिर आज़म स्वाति को नंगा किया गया, जमील फारूकी का भी आज उन्होंने नाम लिया। तो आप ये नहीं समझते कि जो जिस किस्म का सलूक आपके साथ मुशर्रफ साहब के दौर में न सिर्फ आपके साथ हुआ, वो हम आज तक नहीं भूल पाए, कितनी ज़्यादती हुई थी आपके साथ। तो ये अब आप वज़ीर दाखिला हैं, तो आपके दौर में लोगों को नंगा अगर किया जाएगा तो आप ये नहीं समझते कि अगले 20-25 साल तक ये लोग याद रखेंगे? नहीं, देखें मीर साहब, अब इसमें मामला ये है कि जब शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया और वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में थे, मैंने एक एसपी रैंक के बंदे को जो है वो इस ज़िम्मेदारी पे लगाया कि आपने उनको उनके साथ रहना है, उनका ख्याल रखना है, उनको चाय पानी खाना हर चीज़। और मैं इस बात की जो है वो गारंटी देने को तैयार हूँ कि इन दैट कस्टडी जो है वो मैंने ख़ुद ऑफिसर से जो है वो इस बारे में पूछा है कि इस बारे में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अब देखें, जब वो पहले दिन अदालत में पेश हुए उन्होंने कोई बात नहीं की, उसके बाद फिर उन्होंने बात की तशद्दुद की, फिर उसके बाद वो तशद्दुद चला गया जिनसी तशद्दुद के ऊपर, फिर जिनसी तशद्दुद वो चला गया इलेक्ट्रिक शॉक्स के ऊपर। अब देखें, मामला ये है कि इस तरह से ये तो फिर लगता ये है कि ये सियासी बयानियाँ बना रहे हैं, या तो ये है ना कि ये कोई सही बात करें, जितनी बात कोई है उसकी एविडेंस पेश करें और इंक्वायरी में आके, तो हम तो बिल्कुल ख़ुद इस किस्म के जुल्म का निशाना रहे हैं। हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस किस्म का जुल्म जो है वो किसी से भी जो है बर्दाश्त करें। और जितनी देर शहबाज गिल साहब भी और ये दूसरे साहब भी जो है वो हमारी कस्टडी में रहे हैं, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे इस बात का मैंने ख्याल रखा है कि इनके साथ किसी किस्म का भी, बल्कि इनकी इज़्ज़त और एहतराम के मुताबिक जो है वो जो उनका स्टेटस है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए। अच्छा राना साहब, अब ये बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आज उन्होंने ये भी कहा है कि मैं लॉन्ग मार्च तो ज़रूर करूँगा, और लगता ही है कि अगले 2-3 दिन में वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। पता नहीं वो ऐलान करते या नहीं करते, लेकिन इस्लामाबाद के आसपास और अंदर बाहर हर तरफ हमें कंटेनर ही कंटेनर नज़र आ रहे हैं, और जिसका यौमिया किराया जो है वो हज़ारों में है। आप नहीं समझते कि ये इमरान खान को की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी पे एक बहुत बड़ा जो है ना वो बोझ पड़ गया, और ये बोझ पता नहीं अभी कितना अरसा तक जारी रहेगा? ये इसमें मीर साहब, आपने एक दिन ये बात की थी कि इन कंटेनर्स का किराया जो है वो शायद एक कंटेनर का 25,000 रुपये यौमिया है। तो ये मैंने फिर इस्लामाबाद इंतज़ामिया से मालूम किया था, नहीं वो किराया इतना ज़्यादा नहीं है, और इसमें से जो है वो उन्होंने को उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। उस एग्रीमेंट के हिसाब से बहरहाल पैसे तो पहले तो होता ये था कि पुलिस पकड़ लेती थी कंटेनर और उसके बाद कुछ नहीं देती थी, और उसके बाद जब उनको वापस करने थे वापस कर देती। ये मैंने ज़ाती तौर पे इस बात को इंश्योर किया है, और इसके बाद जब पंजाब में हुआ था तो उस वक्त भी हमने इस बात को इंश्योर किया, और प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर पे इस बारे में जो है वो फ़ंड्स का एहतमाम करने का कहा था कि ये ज़्यादती है कि आप किसी का कंटेनर पकड़ लें और बाद में उसको जो है वो उसका किराया ना दें। तो ये बहरहाल फिर वो किराया तो उन गरीब लोगों को या जिनके भी वो हैं उनको देना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि अब आपके सामने है कि अगर कैपिटल पे चढ़ाई करने की जो है ये हर वक्त थ्रेट्स देंगे, तो उसका अगर फिर हम आगे से कोई इंतज़ाम, जो भी मौसर इंतज़ाम बनता है वो नहीं करेंगे, तो वो भी फिर ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर ही होगी। इसलिए जो भी मुमकिन हो सकता है और कम से कम जो है वो ख़र्च में हो सकता है, तो उसके मुताबिक हमने इंतज़ाम किया है, लेकिन वो मौसर इंतज़ाम है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसे इस्लामाबाद पे चढ़ाई या रेड जोन में दाखिल जो है वो उसको नहीं होने देंगे। अच्छा राना साहब, कुछ 2-3 सवाल मेरे और भी हैं। एक वक्फा मैंने लेना है, वक्फे के बाद मैं आपसे वो 2-3 सवाल भी करना चाहता हूँ। राना साहब आप ज़रा ये बताएं कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आप भी वकील हैं, आप भी पंजाब के वज़ीर कानून रहे हैं,
कुछ आप हमें बताएंगे कि आजम नज़ीर तारड़ साहब के इस्तीफे की असल वजह क्या है? देखिए मीर साहब, मेरा आजम नज़ीर तारड़ से बहुत पुराना जो है वो तल्लक है और बड़ा इज़्ज़त का, एहतराम का और भाइयों वाला उनके साथ तल्लक है। तो इसलिए जब उन्होंने अपने इस्तीफ़े में ये लिखा है कि मैंने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पे इस्तीफ़ा दिया है, तो भले मैं सब कुछ जानता भी हूँ, लेकिन मैं अपने तल्लक की बुनियाद के ऊपर ये समझता हूँ कि मैं जो वो इस बारे में जो वजाहत वो करें या जो वो मौक़िफ़ इख्तियार करें, मेरा वही जो है वो मौक़िफ़ होगा। मैं सिर्फ़ इसमें इतना कह सकता हूँ कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो बार के लीडर पहले हैं और सियासत जो है वो उसके बाद है। तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने बार के साथ खड़े होने को तरजीह दी है और बार ने उन्हें बड़ी इज़्ज़त दी है। वो वकला के बहुत ही जो है वो महबूब लीडर हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो भी फ़ैसला किया है, हम उनके फ़ैसले के साथ हैं। राना साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कहती है कि जजेस की तकर्री में जो सीनियरिटी का असूल है उसको सामने रखा जाना चाहिए, और बहुत से जो बार के रहनुमा हैं खुल के वो तनकीद कर रहे हैं कि जूनियर जजेस को आप सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ जो है, क्या आपके ख्याल में असूली मौक़िफ़ नहीं है? नहीं, देखें, बार का ये मौक़िफ़ है कि सीनियरिटी को जो है वो मद्देनज़र रखा जाए, लेकिन ये मौक़िफ़ जो है ये कभी भी किसी जगह पे ना पार्लियामेंट में और ना ही किसी आला अदलिया या अदालत उज़्मा के लेवल के ऊपर इस मौक़िफ़ को जो है वो कोई फाइनलिटी जो है वो अभी तक हासिल नहीं हुई। देखें, दोनों चीज़ें हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि ये फ्रेश जो है वो अपॉइंटमेंट होती है और इसमें कम्पिटेंस जो है इसको आप किसी तौर पे ऊपर जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे 2, 3, 4 लोग, यानी जिस बंदे की 5 साल की स्टैंडिंग है हाई कोर्ट में बतौर जज के, तो वो क्वालिफ़ाई करता है सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए। और अगर 10 बंदे क्वालिफ़ाई करते हैं तो उनमें कम्पिटेंस का जो है वो फ़र्क तो हो सकता है, सारे इंसान बराबर नहीं है। तो ये दोनों नुक्ता नज़र जो है ये अपने अंदर एक पूरा वज़न रखते हैं। इसके ऊपर या तो कभी अदालत उज़्मा का जो लार्जर बेंच या फुल बेंच जो है वो इसके ऊपर जो है वो कोई फ़ैसला करे, या फिर इस बारे में जो है वो पार्लियामेंट जो है वो कोई लेजिस्लेशन करे या आइन में कोई अमेंडमेंट करे। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो उस वक्त तक मेरा ये ख़्याल है या मेरा ये तज्ज़िया है कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये इसी तरह से चलती रहेगी। और ये कंट्रोवर्सी जो है ये हमारा जो अदारा है जुडिशरी, उसको ये बहुत बुरी तरह से अब जो है ये डैमेज करने लगी है। तो इन दोनों में से कोई एक रास्ता, या पार्लियामेंट में ये मामला जो है हल हो जाए, या फिर अदालत उज़्मा का जो फुल बेंच है, फुल यानी तमाम जजेस का जो फुल कोर्ट रेफरेंस बेंच होता है, तो उसमें जो है वो इसको एक बार जो है वो डिसाइड कर दिया जाए। राना साहब, ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का इस्तीफ़ा है, इससे ये एक तासुर नहीं कायम हुआ कि वफाकी हुकूमत जो कि एक हुक्मरान इत्तेहाद पर मुश्तमिल है, उसकी जो सबसे बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, उसने शायद जजेस की तकर्री के मामले पे कोई असूलों पे समझौता कर लिया है, कोई सौदेबाजी कर लिया, जिसकी वजह से दरारें पैदा हो गई हैं? नहीं, इसमें देखें असूलों पे समझौते वाली बात, या अब देखें ये तो हर मामले में जो है वो आपकी सोच दूसरे की सोच से वेरी कर सकती है। अब ये पिछले दिनों जो है वो हाई कोर्ट के जो है वो 13 जजेस की जो है वो हुई है कंफर्मेशन। उनमें से एक ऐसा आदमी जिसका नाम शान गुल है, आप यकीन करें कि उन्होंने हमारी हुकूमत के साथ भी जो है वो बतौर एडिशनल एडवोकेट जनरल काम किया, उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ भी काम किया। बहुत ही ऑनेस्ट और काबिल तरीन आदमी है, लेकिन उसको जो है वो कंफर्म नहीं किया गया, और उसको कंफर्म ना करने में सारे मुतफिक थे। सिर्फ वहाँ पे जो है वो बार के नुमाइंदे और वज़ीर कानून ने जो है वो वहाँ पे जो है वो स्टैंड लिया। तो अब देखें, ये तो फिर हर आदमी के ऊपर जो लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस एलिवेट हुए हैं वो भी बड़े कम्पिटेंट लोग हैं। आखिर वो कम्पिटेंट थे तो हाई कोर्ट के जज बने ना। हाई कोर्ट का जज बनना कोई इतना आम मामला तो नहीं है।
और फिर साल साल से वो हाई कोर्ट में सर्व भी कर रहे हैं। और जिन लोगों को बतौर सीनियर लाया जाना मकसूद था वो लोग भी बड़े कम्पिटेंट हैं। एक आदमी अगर चीफ जस्टिस हो सकता है किसी भी हाई कोर्ट का, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया है कि ये दोनों नुक्ता नज़र जो है वो अपने अंदर एक बड़ा वज़न रखते हैं, और इनमें से किसको जो है वो आखिर फाइनल होना है, इसके ऊपर दो ही रास्ते हैं। एक पार्लियामेंट का रास्ता है और एक फुल कोर्ट का फैसला जो है वो एक रास्ता है, और इन दोनों में से किसी एक रास्ते को अख्तियार कर लेना चाहिए, वरना ये जो है ये फर्दर लॉस होगा। अच्छा राना साहब, आखिर में एक सवाल जो है वो आपके एक साथी मिनिस्टर हैं, आप ही की पार्टी के हैं, उन्होंने कल हमारे शो में एक बात किया है, तो एक उससे कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। ज़रा पहले आप सुन लें कि उन्होंने क्या कहा। बात तो असल लोग सही कह रहे हैं कि भाई अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर नहीं सकते, अली वजीर को छोड़ नहीं सकते, तो जाएं कहाँ? तो बेख्तियार है ना फिर आप। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। क्या बात की है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मान गए हो तुसी। अच्छा राना साहब, ये बिलावल साहब ने लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नारे लगाए जा रहे थे कि अली वजीर को रहा करो, तो उन्होंने ये कहा था कि वहाँ जाके नारे लगाओ जो रहा कर सकते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि वो मैंने ये गलत स्टेटमेंट दी, मुझे ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन जवेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि ना तो हम इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकते हैं और ना अली वजीर को रहा कर सकते हैं, हम बेख्तियार हैं। ये तासुर क्यों है? देखिए, जवेद लतीफ़ साहब जो है वो जो भी कहें वो उन्हें कहने की इजाज़त है, और उन्हें जो है उन्हें बिल्कुल मैं नहीं समझता कि उनकी बात को कंट्राडिक्ट करना चाहिए। बाकी वैसे जब वो कैबिनेट के अजलास में शामिल होते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। अच्छा। वो उतना ही जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा वो जानते हैं इन सारी चीज़ों को। अच्छा। तो बाकी जिस तरह से आपने उनको कहा ना कि मन गए त्यानू, तो इस करके उन्होंने मन्या है, तो इस करके वो जो भी कहें बस ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम एक ब्रेक लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब एहसन भून साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपने इस्तीफ़े के बारे में क्या बताया। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वक्फे से पहले हम वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से पूछ रहे थे कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वजारत कानून के ओहदे से क्यों इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने कहा ज़ाती वजूहात हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा चले हम फिर एहसन भून साहब से पूछ लेते हैं। तो एहसन भून साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद है। एहसन भून साहब, आप बताएंगे हमें कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, मेरा ये ख्याल है, मेरी राय ये है, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं मेरी राय है, अंदाज़ा है कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट बार का जो मौक़िफ़ है उसके साथ खड़े थे कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो सीनियरिटी के असूल के तहत होनी चाहिए। पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और था, लिहाजा उन्होंने बेहतर समझा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं। क्या ये मेरी राय दुरुस्त है? ये राय आपकी 100% दुरुस्त है। अच्छा। बल्कि मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता हूं कि मैंने उनको ज़ाती तौर पे रिक्वेस्ट की थी कि बार एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है और तमाम बार एसोसिएशंस, पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल का ये मुतफ़िका ये स्टैंड है कि हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मेंटेन करें और इससे पहले आप इसको रिज़ाइन कर दें। उन्होंने कहा कि बात यह है कि इस स्टेज पे अगर मैं रिज़ाइन करूं तो ये होगा कि मैंने पार्टी को, गवर्नमेंट को बिट्रे किया है। मैं उनको किसी हवाले से धोखा नहीं देना चाहता, मेरे ज़मीर पे ये बड़ा बोझ है, लेकिन ये है कि मैं चूँकि एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ और ये कैबिनेट डिसीजन है और प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, एंड आई विल अबाइड बाई दैट डिसीजन। एंड देयर आफ्टर उन्होंने कहा कि मैंने ये काम करने के बाद मैंने माजरत कर ली। मैंने कहा मैंने बड़ा अच्छा आपसे वक्त गुजारा है और मैं आपके सारे अहकामात, लेकिन ये मेरे ज़मीर पे बोझ है कि मैं जिस कम्युनिटी और जिस बार से बुनियादी तौर पे तल्लक रखता हूँ, अगर उन्होंने ये उनके मौक़िफ़ के मुनाफी मैंने काम किया है तो आई शुड नॉट स्टे इन दिस ऑफिस। तो हम ये समझें कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की फरमाइश पर या उनके कहने पर वजारत कानून से इस्तीफ़ा दिया है? मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमारी राय का एहतराम किया है, हमारी राय को उन्होंने फ़ौक़ियत दी है और उन्होंने ये कुर्बानी दी है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कुर्बानी है। और इसमें
एक आध चीज़ और भी थी छोटी मोटी जो इसके अलावा थी जी। वो ये कि देखें, आप भी मीर साहब उस आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे थे, मैं भी था, हम सारे मुहिब वतन हैं, हम कभी भी ये नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता हमारे मुल्क के हवाले से, हमारी किसी चीज़ के हवाले से कोई ऐसी बात हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ लोग, किसी एक बंदे ने कोई ऐसी बात की, वो मैं समझता हूँ वो भी नहीं होनी चाहिए थी, वो जो मंजूर पश्तीन के जो थी, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये कहना कि आप आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को डिसओन करें, तो मैं समझता हूँ ये किसी भी हवाले से, मैं बहैसियत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार या आज़म नज़ीर तारड़ बीइंग वन ऑफ हु इज़ ए लॉ मिनिस्टर, उसको इस हवाले से देखें, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत किया। वो नारेबाजी, वो कॉन्फ्रेंस का माहौल नहीं था, वो और अनइनवाइटेड कुछ लोगों ने किया, उसका ना ब्लेम मुझे दिया जा सकता है, ना आपको दिया जा सकता है, ना आज़म नज़ीर तारड़ को। इसलिए आज़म नज़ीर तारड़ जो है, उनको ये कहना कि वो आके किसी किस्म की वजाहत करे, मैं समझता हूँ कि ये अनरीजनेबल बात है। और मैं समझता हूँ कि जो अगर कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ये, मैं अपना सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, ये जो FIR भी दर्ज करवाई है, ये एक नाजेबा हरकत है, कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा भून मैं साहब, समझता हूँ कि थोड़ा सा बताएंगे आप कि वो कौन था जिसने तारड़ साहब को कहा कि आप आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को डिसओन करें? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, कोई किसी मुझे नहीं पता, लेकिन के लोग ही कहते हैं, गवर्नमेंट के लोग, और कोई बंदा नहीं कहता। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक वजाहत तलब की गई, वजाहत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो वजाहत ये थी कि ही शुड मेक ए प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर बाई ही रिफ्यूज टू डू ऑल दिस। और मैं समझता हूँ कि यही एक ऑनरेबल तरीका है। ये सारे मामलात जो हैं, ये वजारतें भी इज़्ज़त के लिए होती हैं, बाकी मामलात भी इज़्ज़त के लिए होते हैं। एंड आई अप्रिशिएट दी स्टैंड टेकन बाई आज़म नज़ीर तारड़, और हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने किया। मैंने कहा बार का आप देखें, बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने बार की नुमाइंदगी करते हुए, उन्होंने, हमारा यही मौक़िफ़ था कि अतर मनीला साहब जो हैं वो सीनियर हैं, उनकी हद तक हम वी विल नॉट अपोज, और वो 9 मेंबर्स ने 0 की मुखालफत से किया। बाकी जो है वो 4-5 की, चूँकि मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि हमें ऑनरेबल जज किसी पे एतराज़ नहीं है। आपने खुद भर्ती किए हैं, ना मीर साहब आपने भर्ती किए हैं, ना मैंने भर्ती किए हैं। 2010 के बाद ऐसे जज भी लगे जो, इसीलिए हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, जिन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की गाड़ी के सामने बैलों, और जिसे पंजाबी में दांद कहते हैं, उसकी कुर्बानी दी और वो जज लग गए। अब मैंने तो नहीं लगाया, उसके लिए आप क्राइटेरिया बना लें कि आप कुर्बानी वाले जजों को अगर साइड पे करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया। और यही जो जजेस अपोज कर रहे हैं वो भी ये नहीं कहते कि आप नहीं, वो कहते हैं कि आप क्राइटेरिया बनाएं जी, सीनियरिटी कम फिटनेस, उसमें बिहेवियर की बात है, कॉम्पिटेंस की बात है, इंटेग्रिटी की बात है, कैपेसिटी टू वर्क की बात है, इस पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो अगर ये क्राइटेरिया वही भी कह रहे हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी ये बात करते हैं, तो उसको लिख के उसके कोई नंबर कुछ छोटा मोटा कर लें, ताकि ये ना तासर जाए कि जिसको कोई चूज़ कर रहा है उसको ले आए, जिसको कोई पसंद करता है उसको ले आए। हमारा कोई, हमने तो खुदा न खास्ता ना आपके कोई चाचे का पुत्र है, ना मेरे बाबे का पुत्र है। अच्छा, सारे ऑनरेबल जजेस हैं, उनमें से जिसको भी ले जाएंगे हमारे लिए काबिल कबूल होगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आप स्वाय जस्टिस अतर मनीला साहब के, आप जो बाकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उस पर आप मुतमिन नहीं, आपका ख्याल है कि ये सीनियरिटी के असूल के मुताबिक नहीं हुई? जी बिल्कुल, इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, पाकिस्तान बार काउंसिल का, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का और तमाम मुतलका बार काउंसिलों का जो प्रेस रिलीज़ है, जो मुतफिका है, उसमें हमने विद द एक्सेप्शन ऑफ जस्टिस अतर मनीला साहब बाकी को इंडोर्स नहीं किया। और ये मैं इसी वजह से ये तकलीफ़ दे बात है। हमारा खुदा न खास्ता, मैं जानता ही नहीं जो अज़हर हसन रिजवी साहब हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं है। बात इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर उनको भी लाना है तो एक बाकी ऑनरेबल जजेस के साथ बैठकर एक क्राइटेरिया बना लें। अगर वो सारे उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो हमारी तरफ से जिसको मर्जी कर ले, मुझे कर ले,
कोई ऐसी बात नहीं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि लाहौर के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट जज ऑफ ऑन सिविल साइड, और वो इंटेग्रिटी वाइज भी ठीक हैं, बतौर जज भी वो उनका 10 साल का 12 साल का अरसा हो गया है, तो उनमें कोई कमी नहीं है, मैं नहीं समझता। अब ये सिर्फ और ये है कि उनको कोई जज जो है वो आपको पसंद है नहीं पसंद है, ये मैं समझता हूँ कि फेडरेशन के लिए ये नुकसानदेह बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन बून साहब, सुप्रीम एसोसिएशन के सदर, हमें बता रहे थे कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वज़ारत कानून से इस्तीफ़ा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पे दिया है। बहुत बड़ी खबर दिया उन्होंने। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।